आप वार्तावार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अखिलेश यादव। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक महिला संभावित प्रत्याशी है जनसुराज पार्टी की, महिला नेत्री है और करीब 10 सालों से जनप्रतिनिधि भी है सासाराम की, चाहे वो जिला परिषद के रूप में, अभी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चिनारी में संघर्ष कर रही है। वैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं की जो राजनीति में भागीदारी है वो बहुत कम है। नेहा जी है हमारी, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है और अभी हाल में ही उन्होंने पीएचडी में दाखिला भी लिया है, उनके लिए भी बधाई इनको देंगे हम। और ये देखा जाता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में बहुत कम है, शिक्षा में भी कम है। और नेहा जी दलित समुदाय से आती हैं, उसमें तो और कम है। तो क्या चैलेंजेस रहे हैं इनको, इनके शिक्षा को लेकर और राजनीति में आने में क्या चैलेंजेस का सामना इन्होंने किया है, ये भी जानेंगे। नेहा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शकगण हैं मैं सभी को नमस्ते करती हूँ। मैं सवाल ये था मेरा कि आप पीएचडी तक की पढ़ाई आपने भी पूरी एडमिशन ले लिया है, पूरी भी कर लेंगे जल्दी ही। देखा जाता है कि पीएचडी जो है शिक्षा जगत सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो आप महिला हैं, वैसे भी महिलाओं के लिए शिक्षा की चुनौती बहुत होती है शिक्षा में, और राजनीति में भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आप पिछड़े दलित समाज से भी आती हैं, वहां तो और चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों के बीच से आपने किन संघर्षों के बीच आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी और राजनीति की? देखिए, मैं बताना चाहूंगी, मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ तो शिक्षा बिल्कुल ही पूरी स्थिति में है। अभी इधर बिहार में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो झुग्गी झोपड़ी लगाकर इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, इस स्थिति में रहते हैं। लेकिन हम लोग अभी बिहार में कुछ वैसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो सही जगह पर है, तो उसी लोग में से हम लोग भी गिन चुन कर ही आते हैं। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने मायके में 10th तक किया, फिर 10th के बाद 11th में ही मेरा शादी हो गया, मैरिज हो गया। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है और मेरे ससुराल के लोग हैं, मुझे आज तक किसी चीज के लिए पाबंदी ही नहीं लगा है, और मेरा ये शिक्षा जो हुआ स्टडी मेरा बिल्कुल रोक नहीं लगा, और स्टेप बाय स्टेप मुझे करते। बस बीच में 2016 में चुनाव था, चुनाव जीतने के बाद मैंने 2-3 साल रोक लगा दिया। जनता को दे दिया अपना समय? हाँ, जनता को मैंने दे दिया, और कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी था क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मैंने ब्रेक लगा दिया। फिर जैसे ही 2-2.5 साल के बाद मैंने मेरे हस्बैंड खुद ही जाकर और मेरा फिर से स्टार्टिंग करा दिया। तो उसके बाद मेरा स्टडी भी रेगुलर कंटिन्यू ही रहा, और उसमें मैं राजनीतिक भी करती रह गई। मेरा जैसे 21 में चुनाव वो खत्म हुआ, फिर 21 में चुनाव आया, फिर मैंने चुनाव लड़ा। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और मेरे लोग जो भी ससुराल के वो माता पिता ही हैं। मुझे माता पिता दूसरा याद ही नहीं आया कि मैं अपने पापा मम्मी को छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे, तो इस स्थिति में मुझे भरपूर सपोर्ट मिलते रह गया। तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल, मुझे कहीं रोक टोक ही नहीं मिला, तो मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ। और मैं जिस समाज से आती हूँ तो मुझे गर्व है कि हमारे समाज में भी लोग हैं और इस हद तक पढ़ाने के लिए भी सक्षम है। तो मैं इसलिए तो मैं अपने हस्बैंड और अपने ससुराल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मुझे इस लेवल तक पहुंचाए हैं लोग। ठीक है मैम, आपके शिक्षा के प्रति जो जुनून है वो देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखा जाता है कि कहा जाता है वैसे भारत में क्या पूरे विश्व में महिला जो होती है वो आधी आबादी होती है, आधा आबादी के रूप में उनका नेतृत्व होता है। लेकिन अगर राजनीति में बात करें तो नेतृत्व बहुत कम हो जाता है, मुझे लगता है 10% भी नहीं होता। आप रोहतास जिले में देखेंगे तो बहुत कम महिला नेत्री हैं, उनमें से एक नेहा जी हैं। तो इनसे जानेंगे कि महिलाओं को राजनीति में क्या समस्या आती है, क्या चुनौतियां आती है। मैम, महिला राजनीति में कम है, उसका कम होने का पीछे का कारण क्या है? देखिए, बहुत लोग ये राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि पुरुष बहुत लोग प्रयास ही नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से राजनीति है बिहार में, जिस तरीका का है, तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी महिलाओं को निकलने भी नहीं देते हैं कि आपको राजनीति नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा हुआ आप शिक्षक बन जाइए, ये सब नॉर्मल लगता है। लेकिन उसी में से कुछ लोग हटकर हैं जो अपनी महिलाओं को बाहर निकालते हैं राजनीति। और मैं तो ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब महिला चाह जाएगी तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, उसको आसान बना सकती है, क्योंकि वो महिलाएं हैं जो दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। तो इसके लिए मैं अपने, जैसे मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैं 2016 से राजनीति कर रही हूँ, तो मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा क्योंकि मैं उस समाज से आती हूँ। तो मैं फेस करते हुए, लेकिन एक चीज मन में हौसला होना चाहिए, पीछे कभी नहीं घूमकर देखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो जैसे जेंट्स लोग राजनीति करते हैं और उसमें महिलाओं को बराबरी करना है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग घूम रहे थे, तो आपके जो जिला परिषद का क्षेत्र है वहाँ घूम रहे थे, तो आपके द्वारा जो यात्री शेड है कई सारे मुझे दिखे। आपका जो विकास जिस पैमाने में आप कर सकते थे जिला पार्षद के रूप में आपने किया, तो आप आगामी समय में विधानसभा की तैयारी कर रही हैं। कल मान लीजिए आप विधानसभा पहुंचती है, तो जो
पिछला काम आपका रहा है, क्या उसी तरीके से चिनारी में भी विकास आप कर पाएंगी? पहला सवाल है, उसे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। तो चिनारी के लिए आप चिनारी घूमे लंबे समय से। चिनारी देखा जाता है कि सासाराम का सबसे पिछड़ा इलाका है, चाहे आप नौहट्टा की बात करें, नौहट्टा ब्लॉक और रोहतास ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो आज भी कटा हुआ है। आज लोग बोलते 5G आ गया हर जगह, लेकिन वहां फोन नहीं लगता। तो रेहल पंचायत भी आप लोगों ने बात करी, रेहल को तो प्रखंड बना दिया विधायक जी ने, तमाम बातें हैं। तो खासकर 2 प्रखंड जो आपके बहुत पिछड़े प्रखंड है, उसके लिए आपकी क्या सोच है, क्या विजन है, क्या मिशन है? देखिए, मैं तो बताना चाहूंगी कि जिला पार्षद जो है मिनी विधायक का पोस्ट है, और उसमें जो फंडिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फंडिंग दिया जाता है बहुत ही कम राशि दिया जाता है, 15%। आपने मिनी विधायक का पोस्ट दे दिया है, बट उसमें फंडिंग बस 15% मिलता है। लेकिन उससे भी इस बार हम लोग ने जो विकास किया है जिला पार्षद के क्षेत्र में, कितनी जगह मैंने छठ घाट बनवाया, यात्री शेड बनवाया, चेक डैम वगैरह बनवाया, सरकार ये शौचालय बनवाया, PCC नली गली, ये सब मैंने बहुत सारा चापाकल दिया, खेल के मैदान में भी मैंने दिया। मनरेगा से तो अभी काम नहीं हुआ, लेकिन मेरा पर्सनली पैसे से ही बहुत सारा काम हुआ है। और आप लोग जाते भी हैं तो ये चीज देखता भी है, क्योंकि बोर्ड हर जगह दिखता है मेरे नाम से, इसलिए बोला मैंने। हाँ, तो मैं देखिए, मुझे ये वही चाहिए, मुझे एक स्टेज चाहिए उसे जिला पार्षद से ऊंचे लेवल का, कि जो मैं ज्यादातर लोगों का सेवा कर सकूं और लोगों से जुड़ सकूं। मेरा यही, क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अभी मेरे समाज का कोई MLA वगैरह बना होगा। तो मुझे बस वही चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। क्योंकि आपने जैसे बात किया कि चिनारी विधानसभा में रोहतास और नौहट्टा बिल्कुल ही पिछला इलाका है। देखिए, चिनारी विधानसभा में अभी चिनारी और शिवसागर दोनों मिलाकर इधर भी अभी बेसिक जो मुद्दा है मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ एक ITI कॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि जो युवा हैं दूसरा जगह पढ़ने जा रहे हैं। क्यों दूसरा जगह पढ़ने जाएंगे? हमारे विधानसभा में, चिनारी विधानसभा में भी होना चाहिए एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कि कम से कम हमारे विधानसभा के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सके। उस हद तक 9th 10th 11th तो सब लोग कर लेता है, लेकिन उससे आगे की स्कूलिंग करने के लिए तो बाहर कॉलेज के लिए जाते ही हैं। जब हमारे चिनारी विधानसभा में हो जाएगा तो यहाँ के युवा और खास करके बच्चियों के लिए भी सुविधा हो जाएगा। जो हमारी बच्चियां ये सोच कर नहीं दूसरे जगह जा पाती है, क्योंकि बिहार में जो करप्शन है पूरे देश में है, जो बच्चियों के साथ शोषण किया जा रहा है, बलात्कार, ये सब हो रहा है, ये सब देखकर हमारे पेरेंट्स हमको बाहर नहीं भेजते हैं, खास करके लड़कियों को। तो ये सब मैं देखते हुए बताना चाहूंगी कि हमारे चिनारी विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, एक ITI कॉलेज होना चाहिए था, जो हमारे बच्ची के लिए भी जरूरी था, और खास करके हमारे युवा जो बाहर जा रहे हैं उन लोग के लिए भी जरूरी था। और रोहतास नौहट्टा की बात की गई तो वहां तो वो आपने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए, जो विधायक जी ने अभी एक और नया प्रखंड की, बिहार में एक नया प्रखंड बना दिया उन्होंने, रेहल प्रखंड, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं अभी यहाँ प्रभात खबर द्वारा वहां पर चौपाल लगाया गया था डक बंगला में, मैंने भी पार्टिसिपेट वहां की थी, मुझे इनवाइट किया गया तो मैं भी वहां गई। तो मुझे तो सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया गया। मैं तो एक सवाल पूछी, एक सवाल में ही वो इतना कंफ्यूजन में हो गए माननीय विधायक जी, उन्होंने पंचायत को प्रखंड बना दिया। बोल रहे हैं मैडम आपको पता नहीं है कि रेहल प्रखंड में सबसे ज्यादा नेट यूज होता है। मैं अभी परसों गई थी बरकट्टा बाजार में, वहां तो नीचे से ही जो फोन बंद हो गया, काफी 5 घंटा हम लोग का फोन बंद था। सोचिए, हम लोग पागल की तरह हो गए थे जब हम लोग का फोन बंद हुआ। तो आप इस स्थिति में अंदाजा लगा सकते हैं कि उधर के लोग अभी 5G के जमाने में किस हद कैसे रहते होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि विधायक जी, चिनारी विधानसभा में आपने एक नया प्रखंड कहां से जोड़ दिए? आप विधायक हैं, अपने क्षेत्र में ही नहीं पता है कि आपके क्षेत्र में 4 प्रखंड है या 5 प्रखंड है। एक नया माननीय विधायक जी के माध्यम से एक नया प्रखंड चिनारी विधानसभा में जुड़ गया। तो ये चिनारी वासियों के लिए खुशखबरी है, मैडम कह रही है कि एक नया प्रखंड बन गया। खैर ये बना नहीं है, उन्होंने गलत बोला था। तो आपने देखा नेहा जी ने शिक्षा और चिनारी के जो मुद्दे हैं उसको उठाया। तो चिनारी आप देखेंगे कि चिनारी विधानसभा जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से लैस विधानसभा है। वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री हुआ करती थी किसी जमाने में बंजारी में, आप देखेंगे रेहल में, डबुआ मोड़ में, और बहुत सारी जगह ऐसे हैं, रोहतासगढ़ किला है जहाँ पे पर्यटन को विकसित किया जाता है। पर्यटन को विकसित करके वहाँ पे एक अच्छा खासा रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। नेहा जी युवा हैं और महिला प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे काफी समय से काम कर रही है। तो इन्हीं से जानते हैं जो चिनारी की दुर्दशा है, चिनारी खासकर, क्योंकि पूरे बिहार में देखेंगे तो बहुत गिने चुने जगह हैं जहाँ को, जिस जगहों को हम पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं, उसमें चिनारी विधानसभा एक है।
मैम चिनारी में रोहतासगढ़ किला है, डबुआ मोड़ है, रहल की बात की आपने, तो ये सारे जगह जो है प्राकृतिक संसाधनों से लैस है। आपको लगेगा उत्तराखंड फीलिंग आती है वहाँ पे, तो कभी उसकी चर्चा नहीं होती, कभी मार्केट में नहीं बात होती कि वहाँ भी ऐसा पर्यटन स्थल हो सकता है। वहाँ पर्यटन स्थल विकसित होगा तो लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा, टावर भी बनेगा, लोगों को नेटवर्क मिलेगा, 5G का आनंद भी मिलेगा। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो पहले कहना चाहूंगी कि ये आवाज तो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीत कर जाते हैं चिनारी विधानसभा की, उन लोगों को इस सदन में आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि आप चिनारी विधानसभा से जा रहे हैं, आप राजगीर जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं वहां का नजारा लेने के लिए, क्या आपके विधानसभा में जो चीज है, प्राकृतिक देन है ईश्वर का, वो हम लोग को बाहर मिला है उपहार के रूप में, तो आप उस चीज की बात क्यों नहीं सदन में जाकर कर रहे हैं? आज उस पर हम लोग का जो ये प्राकृतिक से भरा पड़ा हुआ है, जो ऐसे ही मतलब उस पर किसी सरकार की और किसी सांसद और किसी मतलब विधायक की ध्यान नहीं है, तो ये आपकी कमी है। नहीं तो आपके यहाँ भी लोग आते, पर्यटन के लिए लोग हमारे यहाँ आते, और हमारे यहाँ उससे हमारे जो युवा है उन लोग को रोजी रोजगार मिलता, वहाँ हर चीज की सुविधा मिलती, नेटवर्क का भी मिलता। लेकिन यहाँ के तो सांसद और जो जाते हैं जीत कर, खास करके जो चिनारी विधानसभा के जो विधायक जा रहे हैं जीत कर, उन लोग का इस पर फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। क्योंकि उन लोग तो अपना बस पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मिल गया, जीत कर गए, बात खत्म। लोग कैसे रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, उससे क्या मतलब है? माननीय विधायक जी को तो ये भी नहीं पता है कि उनके लोगों को पानी भी सही शुद्ध मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। एक आखिरी सवाल करेंगे, आपका फोन आ रहा है, बिजी दिख रही है आप मुझे, आप राजनीति में तो व्यस्तता जायज सी बात है। एक सवाल, आखिरी मेरा सवाल ये है कि चिनारी की आपने बात करी मैडम, और आप जनसुराज में हैं, इसके पहले आप जदयू में थी लंबे समय तक, तो सवाल आपसे जायज है, पूछना जरूरी है कि कल आपके सासाराम में नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, चुनावी समय है, तो बड़े बड़े वादों की बौछार होगी, लोगों को लुभावने वादे दिए जाएंगे। नीतीश जी ने महिलाओं के लिए वादे भी किए, जीविकाओं के लिए 10,000 रुपए की बात करी, तो क्या लगता है कि जो वादे हो रहे हैं और उसको क्या महिलाओं पर प्रभाव पड़ेगा? और पहला सवाल, और दूसरा सवाल ये उसी में मैं ऐड कर देता हूँ, क्या सोचकर आप जनसुराज में आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका दूसरा सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ, क्या सोचकर आई मैं जनसुराज में। मैं काफी टाइम से जेडीयू में थी, ठीक है, जेडीयू मैंने 8-9 मंथ पहले ही छोड़ दिया था। 8 मंथ वो मेरा पर्सनल चीज था, मैं 1-2 बैठक में नहीं गई तो मुझे वहां पर पोस्ट से हटाया गया। जैसे मैं बता देती हूँ कि मेरा अभी पीजी फाइनल चल रहा था, मेरा 1-2 एग्जाम था, तो उसमें मैंने कोई उनका मीटिंग अटेंड नहीं किया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मैं महिला की जिला अध्यक्ष थी, 2 बार थी, तो उस पोस्ट से हटाया गया। तो वहां तो डायरेक्ट से आपने मेरा मान सम्मान ही मतलब खत्म कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जिला पार्षद 9 साल से हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा मानसिकता मुझे ये लगा कि नहीं, इस जगह पर रहना उचित नहीं है, तो मैंने वहीं से अपना रास्ता साइड कर लिया। और 8-9 मंथ तक मैंने बिल्कुल गैप दे दिया, कोई पार्टी में मैं नहीं दिखी और किसी पार्टी के मीटिंग में मैंने नहीं दिखा। वैसे ही माननीय प्रशांत जी के लोग मेरे से काफी टाइम से मुझे बहुत फोर्स कर रहे थे, मैडम आइए, मतलब मेरा जो भी क्षेत्र में विकास है ये सब जाते थे लोग, तो मुझे देखते थे तो वो लोग मुझे बहुत मतलब फोर्सली बनाते थे, लेकिन मैंने अभी तक कोई मुड़ नहीं। जैसे ही मैंने प्रशांत जी का ये सब सोशल मीडिया पर जो इतना एक्टिव हो गया, मैंने देखा, और उनका जो विजन है 5 जो मुद्दा है वो बेसिक अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी बिहार के निवासी हैं और हमारे समाज में भी वैसे लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग जाते हैं दूसरे जगह, जो लोगों को बिहारी नाम से और गाली देकर ऐसे करके बुलाया जाता है। तब हमारे बिहार में पलायन रोकने की बात मानिए हमारे नेता प्रशांत जी ने किया, तो 10-15 हजार के लिए जो बिहार के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारे बिहार में मिलेगा। जो 400 पेंशन के रूप में हमारे गर्जीवन अभिभावक को देकर आपने उनको मूर्ख बनाने का काम किया। ये 5 केजी जो राशन मिल रहा है उसमें भी 1 केजी राशन कटौती हो जा रहा है, तो ये आप बिहार के लोगों को क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। 4 केजी राशन दे रहे हैं, 4 केजी में मैं उनसे ही पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप 4 केजी में पूरे 1 मंथ खा लीजिएगा। बहुत बड़ा सवाल था मैम ये, जब आपने जो इल्जाम लगाया। एक आखिरी सवाल जो मैंने जोड़ा था, नीतीश जी कल आ रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता थे, आप भी लंबे समय तक उनके साथ काम करी थी, चुनावी समय चल रहा है, बड़े बड़े वादे होंगे, कल भी वादे होंगे। एक बड़ा चर्चा हो रहा है कि जीविका महिलाओं, जो महिलाएं जीविका है, उनको 10-10 हजार रुपए का ऐसा कुछ लाभ दिया जा रहा है, क्या उनके लाभ से महिलाएं जो है आकर्षित होंगी जदयू की तरफ? देखिए, मैं तो पहले ये बताना चाहूंगी कि अब महिलाओं भी, बिहार की महिलाओं जो पहले लोग समझते थे, बेवकूफ बनाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं भी आप देख रही हैं उन लोग की स्थिति परिस्थिति, किस हद तक वो लोग महिलाओं को ये बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इतने दिन से कहाँ थे?
आज आपको ये चुनाव का जो प्रक्रिया आया, 2 मंथ टाइम बचा, तो आज आपको याद आया है कि महिलाओं को 10,000 देना चाहिए। पहले कहाँ थे? सोए थे, अभी नींद से जगे हैं। उनको तो पहले ये चीज जब करना था तो वो 1 साल पहले भी कर सकते थे, ये लाभ महिलाओं को पहले भी दे सकते थे। तो ये मैं अपने सीधे तौर आपके चैनल के माध्यम से अपने महिलाओं को ये बताना चाहूंगी, और जीविका दीदी जो भी है सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि वो लोग बस झांसा दे रहे हैं। अभी ये इसका लंबा प्रोसेस है, 1-2 मंथ तो आपको बैंक और ये फॉर्म भरवाने में ही ये निकाल देंगे। चुनाव खत्म, प्रचार खत्म, तो सीधे से ये चुनाव का प्रचार हो रहा है। तो इस पर हम अपने महिलाओं से ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये झांसा में ना आए, और बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है, और बिहार के लोग बदलाव खोज रहे हैं। तो बिहार बदलाव में हम लोग चढ़ बढ़कर हिस्सा लें, और माननीय प्रशांत किशोर जी के कंधों को स्कूल के वास्ता छापर वोट लगाकर और मजबूत करें। धन्यवाद नीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद सदस्य है सासाराम उत्तरी से, और अभी संभावित प्रत्याशी हैं चिनारी विधानसभा से जनसुराज पार्टी की। इनसे हमने शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और चिनारी, खासकर चिनारी के जो ज्वलंत मुद्दे उस पर बात करी। इन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया, और ये भी कहा कि इस बार जनसुराज पार्टी जो है बिहार में सरकार बनाने जा रही है, और बिहार में परिवर्तन तय है। धन्यवाद।